Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Aslam Asadi, Chairman Department of Statistics, Bahauddin Zakariya University, मुल्तान। और आज हम ट्रेनिंग सेशन लेने लगे हैं जो पीपीएससी लेक्चरशिप के लिए पोस्ट हैं उनका, और ये सेशन है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के मुतालिक। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a statement about a population developed for the purpose of testing is called hypothesis, hypothesis testing, level of significance, or test statistic. So the right answer is hypothesis. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है, वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है, इनमें क्या फर्क होता है। जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, दे आर अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक लॉस। ये किन के मुतालिक होते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक लॉस के मुतालिक होते हैं, या आम अल्फाज में पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक होते हैं। ये पैरामीटर या पैरामीटर्स एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर स्टेटमेंट हो पॉपुलेशन पैरामीटर या पैरामीटर्स के मुतालिक या प्रोबेबिलिस्टिक लॉस के मुतालिक, तो वो तमाम हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे? नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, any hypothesis which is tested for the purpose of rejection under the assumption that it is true is called null hypothesis, alternative hypothesis, statistical hypothesis और composite hypothesis। अब देखें यहाँ पर एक चीज देखें कि any hypothesis which is tested for the purpose of rejection under the assumption that it is true, बज़ाहिर हमें फिल फॉर आंसर इसका नजर आता है कि इसका आंसर ए है, नल हाइपोथेसिस। लेकिन जरा आप गौर करें इसकी सी और डी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो एक नल हाइपोथेसिस ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी हो सकता है, और इसी तरह से एक नल हाइपोथेसिस कंपोजिट हाइपोथेसिस भी हो सकता है। तो इसकी ऑप्शन सी भी ठीक हो सकती है और डी भी ठीक हो सकती है, लेकिन चूंकि हमने गिवन ऑप्शन में मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है, तो जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो तो नल हाइपोथेसिस है। फर्ज किया अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती जिसमें नल, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस तीनों ऑप्शन को भी टिक किया हुआ होता है या कहा होता कि ये तीन भी ऑप्शन पॉसिबल हैं, तो वो ऑप्शन पे सबसे सूटेबल ऑप्शन होती। फिलहाल इसका जवाब इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का क्या है? null hypothesis. Question number 3. A statement about a specific value of a population parameter is called null hypothesis, alternative hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis. ठीक है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ये मैंने इस वजह से डाले हैं ये क्वेश्चन ताकि आपको ये क्लियर हो कि तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनमें 100% क्लैरिटी नहीं भी हो सकती। मतलब जरूरी नहीं है कि तमाम स्टेटमेंट ऐसी हों जो बिल्कुल एक्यूरेट या प्रिसाइज हो। बाज़ का तो उनकी कुछ ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग होती हैं, और आपको फिर पता लगना चाहिए कि आपने सही जवाब कैसे सिलेक्ट करना है। तो चूंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे हम कहें कि एक हाइपोथेसिस है हमारे पास, उसमें म्यू इक्वल टू 10 है, इसको टेस्ट करना है, ये स्पेसिफिक वैल्यू है। या हम कहें जी हाइपोथेसिस है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको टेस्ट करना है, ये भी स्पेसिफिक है। तो जब स्पेसिफाई कर दी जाए वैल्यू, उस हाइपोथेसिस को हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। सो द राइट आंसर इज सिंपल हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि स्पेसिफिक वैल्यू वाला सिंपल की हाइपोथेसिस के अलावा वो नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है। देखें जरा, अगर आप H नॉट बनाएं, H नॉट म्यू इक्वल टू 10 अगेंस्ट H1 म्यू इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए दोनों जगह पे स्पेसिफाइड वैल्यूज है, दोनों जगह पे, तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। लेकिन ये सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ जोर जिस पे है, जिस पॉइंट पे, वो है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर।
इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a hypothesis that specifies all the values of the parameter is called simple hypothesis, composite hypothesis, statistical hypothesis, none of above। इसमें भी क्या जवाब होना चाहिए, तमाम स्पेसिफाई वैल्यू करे एक हाइपोथेसिस, वो सिंपल हाइपोथेसिस का आंसर होना चाहिए। इसके अलावा इसका एक आंसर पॉसिबल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी है। जाहिर है सिंपल हाइपोथेसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी होगा, लेकिन चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने चूज करनी है, तो अगेन राइट आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5, a hypothesis may be classified as simple, composite, null, all of above। तो जाहिर है इसमें ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव वाली ठीक है। The probability of rejecting the null hypothesis when it is true is called level of confidence, level of significance, power of the test, and difficult to tell। तो उसका राइट आंसर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, probability of rejecting true null hypothesis। ठीक है, यानी कि probability of committing type 1 error, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप देखें कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ये बेसिकली आप प्री एज्यूम्ड वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने लगते हैं, जो प्री एज्यूम्ड वैल्यू जो आप पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग या कमिटिंग टाइप 1 एरर। ठीक है, तो उसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, प्रीज्यूम्ड वैल्यू होती है। जब आप टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, डेटा आपके पास आ जाता है, तो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर हम किसी लेक्चर में उसके मुतालिक बात करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, द डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन where the null hypothesis is rejected and the region where it is not rejected is said to be critical region, critical value, acceptance region, significant region। अब देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि वो वैल्यू कौन सी होगी जो दो रीजन यानी कि रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग करेगी, सेपरेट करेगी। तो उसका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि दो रीजन, जैसा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं और मैं कहूं जी ये क्रिटिकल वैल्यू है, यानी कि ये से फॉर एग्जांपल जी अल्फा है, तो ये दो हिस्सों को अलग अलग कर रही है। ये आपका ए आर एक्सेप्टेंस रीजन है और ये सी आर क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, इनको दो रीजन को सेपरेट करने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। The choice of one-tailed test and two-tailed test depends upon null hypothesis, alternative hypothesis, none of these, composite hypothesis। ठीक है, तो वन टेल और टू टेल के दरमियान, टेल किसी भी टेस्ट की टेल के दरमियान जो डिसीजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। सो बी इज द राइट आंसर। A rule or formula that provides a basis for testing a null hypothesis is called test statistic, population statistic, both of these, none of above। ठीक है, तो सो राइट आंसर इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो रूल और फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। द रेंज ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक टी, यानी कि टी स्टैटिस्टिक की रेंज इज 0 to infinity, 0 to 1, minus infinity to infinity, plus 1 to 1। तो चूंकि टी स्टैटिस्टिक टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है, टी वेरिएबल की जो रेंज है, टी वेरिएबल की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है, तो इस वजह से सी इज द राइट आंसर। If H naught is true and we reject it, it is called type 1 error, type 2 error, स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग एरर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसका जवाब है टाइप 1 एरर।
एरिया ऑफ द रिजेक्शन रीजन डिपेंड्स ऑन, रिजेक्शन रीजन का एरिया किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ अल्फा, साइज ऑफ बीटा, टेस्ट स्टैटिस्टिक, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ अल्फा पे, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन इज नोन एज, क्रिटिकल रीजन का साइज क्या कहलाता है? बी 1 माइनस बीटा, क्रिटिकल वैल्यू, साइज ऑफ टेस्ट। ठीक है, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन जो है वो साइज ऑफ टेस्ट कहलाता है। तो साइज ऑफ टेस्ट इज द राइट आंसर। The significance level is the risk of rejecting H naught when H naught is correct, rejecting H naught when H1 is correct, rejecting H1 when H1 is correct, accepting H naught when H naught is correct. ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें डेफिनेशन का पता है, rejecting H naught when H naught is correct. A is the right answer. Accepting a null hypothesis H naught proves that H naught is true, proves that H naught is false, implies that H naught is likely to be true, proves that mu less than or equal to 0. इसका जो appropriate आंसर बनता है वो ये बनता है, जब गिवन सैंपल की बेसिस पे आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते तो इसका क्या मतलब होता है? इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन राइटली इट शुड बी सेड इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। तो सो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनती है इस क्वेश्चन की वो क्या है? implies that H naught is likely to be true because we are going to accept H naught. Question number 16. Pair t-test is applicable when the observations in the two samples are equal in number, having equal variances, correlated, all of the above. तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो कोरिलेटेड होती हैं, सो कोरिलेटेड इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली उनका नंबर भी एक जैसा होता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? कोरिलेटेड। द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज to collect sample data and use them to formulate hypotheses about a population, to draw conclusion about population and then collect sample data to support the conclusions, to draw conclusions about the population from the sample data, to draw a conclusion about the known value of the population parameter. C is the right answer, to draw conclusions about populations from sample data. जी, क्वेश्चन नंबर 18, द क्रैमर-राव इनइक्वालिटी गिव्स, बड़ी पॉपुलर इनइक्वालिटी है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर। क्रैमर-राव का रिजल्ट हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमम वेरिएंस मालूम करने के लिए, मिनिमम वेरिएंस बाउंड मालूम करने के लिए, जिसे हम क्रैमर-राव लोअर बाउंड फॉर वेरिएंस भी कहते हैं, क्रैमर-राव लोअर बाउंड फॉर वेरिएंस या एलबी, या मिनिमम वेरिएंस बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। Lower variance bound for an unbiased estimator, upper variance bound for an unbiased estimator, asymptotic variance of an unbiased estimator, none of the above. A is the right answer, lower variance bound for an unbiased estimator. ठीक है, आपको क्रैमर-राव का थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि अगर टी एक एस्टिमेटर हो किसका? थीटा का, तो आप कहें जी वेरिएंस ऑफ टी जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 ओवर आई ऑफ थीटा फिशर इंफॉर्मेशन। ये जो आई ऑफ थीटा है ये क्या है? आई ऑफ थीटा ये है फिशर इंफॉर्मेशन, फिशर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरी की पूरी दैट इज कॉल्ड CRLB। इसी को हम CRLB भी कहते हैं या लोअर वेरिएंस बाउंड भी कहते हैं या मिनिमम वेरिएंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो थीटा का तो टी का कम से कम वेरिएंस इतना होता है 1 ओवर आई ऑफ थीटा। An estimator Tn, capital Tn, is said to be a sufficient statistic for a parameter function tau theta if it contained all the information which is contained in the population, parametric function tau theta, sample, none of the above.
हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहते हैं किसको हैं, जिसमें जो सारी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करता हो सैंपल की, ठीक है, सैंपल की सारी इंफॉर्मेशन को एग्जॉस्ट करे, तो ऐसा एस्टिमेटर क्या कहलाता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाता है। और ऐसा स्टैटिस्टिक क्या कहलाता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहलाता है। The Rao-Blackwell theorem enables us to obtain minimum variance unbiased estimators through unbiased estimators, complete statistics, efficient statistics, sufficient statistics. तो राव ब्लैकवेल थ्योरम हमें मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड कर सकता है थ्रू सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। If the sample mean x bar is an estimate of population mean mu, then capital X bar is unbiased and efficient, unbiased and inefficient, biased and efficient, biased and inefficient. ये एक जनरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन मीन, जो पॉपुलेशन मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि म्यू, इसका एस्टिमेटेड एक्स बार अनबायस्ड भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो ए इज द राइट आंसर। In estimating the parameters of linear function, the most commonly used method of estimation is, ये देखें इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लीनियर फंक्शन, पैरामीटर के लीनियर फंक्शन को आपने एस्टिमेट करना है। तो मोस्ट कॉमन मेथड इसमें क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, लीस्ट स्केयर्स मेथड, ये स्केयर्स वर्ड होता है, लीस्ट स्केयर्स मेथड, मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर, मेथड ऑफ मूवमेंट। लीस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन, जहां पे हमारे पास पैरामीटर लीनियर फंक्शन फॉर्म में अवेलेबल हों, वहां आमतौर पे हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, the most common used method for the estimation is maximum likelihood method, least squares method, method of minimum का square, method of movements। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है एस्टिमेशन में, दैट इज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इसकी एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज इन एस्टिमेटर्स की बड़ी शानदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पावर ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड टू acceptance of H0, rejection of H0, rejection of H1, both B and C। हमेशा ज़हन में रखें कि किसी टेस्ट की पावर का मतलब ये होता है कि वो कितना स्ट्रांगली H0 को रिजेक्ट करता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन रिजेक्शन ऑफ H0, ठीक है। अगली बात ये होती है कि H0 फॉल्स भी हो, यानी कि अगर आपने पावर निकालनी है तो रिजेक्शन ऑफ H0 व्हेन H0 इज फॉल्स। लेकिन इसमें एक बारीक सी बात है, वो मैं रिपीट कर देता हूं आपको। जब हम टेस्ट की पावर की बात करते हैं तो पावर का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ H0, ठीक है, कितना स्ट्रांगली H0 को रिजेक्ट करता है। अब H0 की रिजेक्शन दो सूरतों में हो सकती है, एक H0 ट्रू हो, दूसरा H0 फॉल्स हो। अगर ट्रू को आप रिजेक्ट करते हैं तो यू आर गोइंग टू कमिट टाइप 1 एरर, और उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा कहलाती है। अगर आप फॉल्स को रिजेक्ट करते हैं, फॉल्स H0 को, तो वो यू आर मेकिंग नो एरर, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, 1 माइनस बीटा। इसी 1 माइनस बीटा को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। अच्छा, होमोजेनिटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेस कैन बी टेस्टेड बाय, यानी कि दो से ज्यादा वेरिएंसेस को एट द सेम टाइम उनकी इक्वालिटी टेस्ट करनी हो, मतलब मैंने ये टेस्ट करना हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सो ऑन सिग्मा के स्क्वायर। तो ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको टेस्ट करना तो कौन सा टेस्ट होगा, बार्टले टेस्ट, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। तो इसके लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होगा पॉपुलर, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इस लिस्ट में जो इस्तेमाल हो सकता है वो है बार्टले टेस्ट। इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन्स कैन बी टेस्टेड बाय, दूसरे लफ्जों में अगर आपने ये टेस्ट करना हो कि H0 μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू सो ऑन μk, तो ये इक्वालिटी ऑफ मीन कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जबकि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल हो। उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बार्टले टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे है एफ टेस्ट।
आप ज़हन में रखें कि जब आप इक्वालिटी ऑफ मीन टेस्ट करते हैं और जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अनोवा लगा रहे होते हैं, वन वे अनोवा। और जब वन वे अनोवा लगाते हैं तो हमारी जो टेस्टिंग होती है वो बेस करती है एफ टेस्ट के ऊपर, एफ स्टैटिस्टिक के ऊपर बेस करती है। सो एफ इज द राइट आंसर। सैंपल मीडियन एज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इज ऑलवेज, यानी कि जो सैंपल मीडियन है ये किस तरह का एस्टिमेटर होता है? अनबायस्ड, एफिशिएंट, सफिशिएंट, नन ऑफ दीज। तो मीडियन के मुतालिक हम इन तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। The set of equations obtained in the process of least squares estimation are called, जब आप लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करते हैं तो जो सेट ऑफ इक्वेशन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉर्मल इक्वेशंस, इंट्रिंसिक इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऑल ऑफ अबव। नॉर्मल इक्वेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो इक्वेशन हम बनाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके पर्टिकुलर पैरामीटर के रेफरेंस से जीरो के इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जितने पैरामीटर अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बन जाती हैं। दे आर नोन एज नॉर्मल इक्वेशंस। By the method of movements, one can estimate all possible constant of a population, only mean and variance of a distribution, all possible movements of a population distribution, all of above। ठीक है, हम इसमें से जो बना सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट से, वो ऑल पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एन एस्टिमेटेड टू बी कंसिस्टेंट, द अनबायसनेस ऑफ द एस्टिमेटर इज नेसेसरी, sufficient, necessary as well as sufficient, neither necessary not sufficient। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर हम किसी एस्टिमेटर को कहें कि ये कंसिस्टेंट है तो उस एस्टिमेटर की अनबायसनेस होना क्या है? दैट इज नेसेसरी। सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। ठीक है, देखें जरा कैसे। आप किस एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट कहते हैं? आप कहते हैं जी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ थीटा हैट n इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए तो आप कहते हैं ये एस्टिमेटर क्या होगा? सफिशिएंट, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। या दूसरे लफ्जों में n लार्ज करें तो जो थीटा हैट है, थीटा हैट n दैट विल अप्रोच टू थीटा। ठीक है, और इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एस्टिमेटर अनबायस ना हो बल्कि बायस्ड हो तो बायस्ड एस्टिमेटर में हम एमएससी निकालते हैं। जब हम एमएससी निकालते हैं किसी एस्टिमेटर की, जैसे एमएससी ऑफ थीटा हैट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा हैट प्लस बायस ऑफ थीटा हैट इसका स्क्वायर। अब कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एमएससी ऑफ थीटा हैट वो 0 हो, दैट अप्रोच टू 0। इसका मतलब है n लार्ज करने से वेरिएंस भी 0 हो और फिर बायस भी 0 हो। अगर बायस 0 नहीं होगी तो एमएससी n लार्ज करने से 0 नहीं होगी, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि अनबायसनेस की जो कंडीशन है वो नेसेसरी है। Most of the non-parametric methods utilize measurement on interval scale, ratio scale, ordinal scale और nominal scale। ठीक है, ज्यादातर जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। ठीक है, वैसे इंटरवल स्केल पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। To test the randomness of a sample, the appropriate test is run test, sign test, median test, pages test. The right option is run test. Run test randomness के लिए टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है। With a lower significance level, the probability of rejecting a null hypothesis that is actually true decreases, remains the same, increases, all of the above। अब ये सारी की सारी डाइकोटोमस किस्म की हैं ऑप्शंस, तो ऑल ऑफ अबव तो किसी सूरत नहीं हो सकता। आप देखें कि लोअर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आप सिग्निफिकेंस का लेवल लो कर दें, यानी कि
एक अल्फा है आपके पास 0.05, आप इसे लो कर दें, मतलब 0.01 कर दें, तो ये बताएं दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग क्या होगी, उसकी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी कि वैसी ही रहेगी? जी सोचें जरा। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे बना लें और इसमें एक में लें अल्फा 0.05, तो ये आ गया 0.95, और एक में ले लें आप अल्फा 0.01, तो ये आ गया 0.99। अब देखें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कम है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन कम हो रही है, सो ए इज द राइट आंसर। फॉर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस test alpha 0.05 and beta 0.10, the power of test is 0.15, 0.90, 0.85, 0.95. तो power of test 1 minus beta, और ये होगा 1 minus 0.10, 0.90, so 0.90 is the right answer. When the null hypothesis is accepted, it is possible that a correct decision may have been made. A type 2 error may have been made. Any one of the both A and B may has been occurred. Neither A nor B has occurred. सोचें जरा, आप H नॉट को कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। अगर वो ट्रू होगा तो आप कोई एरर नहीं कर रहे, इसका मतलब है ए वाली ऑप्शन। अगर ये फॉल्स होगा तो आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर यहाँ दी नहीं हुई, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, एनी वन ऑफ द बोथ, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो ही बातें हैं ना, एच नॉट इज ट्रू और एच नॉट इज फॉल्स। अगर ट्रू को आप एक्सेप्ट करें तो आप करेक्ट डिसीजन कर रहे हैं, फॉल्स को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाइप 2 एरर कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ए या बी दोनों ही हो सकते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं लेके चलूंगा तो सी इज द राइट ऑप्शन, कि या मैं सही फैसला कर रहा हूं या टाइप 2 एरर कर रहा हूं। यानी कि जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, या तो आप करेक्ट कर रहे हैं या टाइप 2 एरर कर रहे हैं। टाइप 2 एरर सिर्फ उस सूरत में होगी जब एक्चुअली नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स हो और आप उसे एक्सेप्ट कर लें। सो सी इज द राइट ऑप्शन। A wrong decision about H naught leads to, H naught का अगर आप गलत डिसीजन करते हैं, 1 kind of error, 2 kinds of error, 3 kinds of error, 4 kind of errors। अब देखें कि आप रॉन्ग डिसीजन करते हैं H naught के, H naught के ऊपर कितने रॉन्ग डिसीजन कर सकते हैं? आप H naught के ऊपर 4 डिसीजन कर सकते हैं कि एक्सेप्ट H naught when it is true, accept H naught when it is false, reject H naught when it is true, reject H naught when it is false। तो 4 डिसीजन पॉसिबल कर सकते हैं आप, इन 4 में से 2 डिसीजन आपके ठीक हैं, 2 गलत हैं। जब करेक्ट H naught को आप एक्सेप्ट करेंगे वो ठीक है, और फॉल्स H naught को आप रिजेक्ट करेंगे वो ठीक है, तो बाकी 2 जो डिसीजन बच जाएंगे आपके वो गलत डिसीजन है। सो 2 तरह की एरर आप कर सकते हैं when you make wrong decision about H naught, ठीक है, तो B is the right option। Critical region of size alpha which minimized beta amongst all the critical region of size alpha is called, ऐसा critical region जो कि बीटा को मिनिमाइज करे, बीटा को मिनिमाइज करेगा तो इसका मतलब है 1 माइनस बीटा मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ऐसा क्रिटिकल रीजन जिसके लिए 1 माइनस बीटा ज्यादा हो, ज्यादा, तो इसका मतलब है ज्यादा पावर होगी उसमें, उसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल रीजन, मिनिमम क्रिटिकल रीजन, बेस्ट क्रिटिकल रीजन, वर्स्ट क्रिटिकल रीजन। बेस्ट क्रिटिकल रीजन और सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। A test capital T which is at least as powerful as any other test of the same size is called
बेस्ट टेस्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि अ टेस्ट टी, किसी भी टेस्ट टी को is at least as powerful as any of the test, किसी भी टेस्ट के जितना वो पावरफुल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक है, 39 in sequential probability ratio test SPRT decision about the hypothesis H naught is taken after each successive observation, after a fixed number of observation, at least after 5 observation, when the experiment is over। आपको पता होगा कि SPRT या सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, इसमें सैंपल साइज फिक्स नहीं करते, हर स्टेप पर एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। पहले एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसकी बेस पे हम नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इन दोनों में से कोई काम ना कर सके तो हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन लेने का। अब सैंपल साइज 2 हो जाएगा, फिर हम हाइपोथेसिस को चेक करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके तो वी विल कंटिन्यू टू टेक थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस सीक्वेंस में चलता है। इसका मतलब ये है हर ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप डिसीजन आप लेते हैं कि वेदर टू कंटिन्यू और टू डिसाइड अबाउट द नल हाइपोथेसिस। सो ए इज द राइट ऑप्शन। The hypothesis that the population variance has specified value can be tested by, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है तो कौन सा टेस्ट लगता है? एफ टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट। तो इसका आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट। मसलन आपने ये टेस्ट करना हो कि एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4, सपोज अगर ये आपने टेस्ट करना तो कौन सा टेस्ट लगेगा? काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। Paired t-test is applicable when the observation in the two samples are paired, correlated, equal number, all of above। ये देखें, ये ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन उसमें सिर्फ अप्रोप्रिएट ऑप्शन थी कोरिलेटेड। अब तीनों ऑप्शन है, पेयर्ड भी होती हैं, कोरिलेटेड भी होती हैं, उनका नंबर भी इक्वल होता है दोनों सैंपल का। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। फॉर टेस्टिंग that a bivariate random sample has come from uncorrelated population, the appropriate test is, पहले तो इसको समझेंगे इसमें क्या कहा गया है। Bivariate random sample यानी कि bivariate random sample लिया गया that has come from an uncorrelated population। दूसरे लफ्जों में हमने ये बताना है कि रो जीरो यानी कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो को जीरो टेस्ट करना है हमने। तो रो को जीरो टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगेगा? नॉर्मल डेविएंट टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। टी टेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड वैल्यू पे रो को टेस्ट करना हो तो फिर जी टेस्ट है, जीरो पे टेस्ट करना हो तो फिर टी टेस्ट है।